नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ निम्मी का प्रैक्टिस सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। देखिए, प्रश्न है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है। देखिए, पहला है ये फैराड जो है ये कैपेसिटेंस की इकाई है, कैपेसिटेंस की। ठीक है। वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की। टेस्ला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है। और मैक्सवेल है मैग्नेटिक फ्लक्स का सीजीएस सिस्टम में। ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टेस्ला। ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बराबर जो कि टेस्ला है, यूनिट टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप फार्मूला भी याद रखिए कि टेस्ला बराबर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। देखिए, ससेप्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में दो तीन तरह का टर्म आता है, हम टर्म को बताते हैं। एक होता है y इक्वल टू जी प्लस बी जे, जे फॉर इमेजिनरी। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इसको कहते हैं रियल पार्ट और इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जे लगा हुआ है, आई जे के आप पढ़े होंगे वेक्टर में। ठीक है। तो जे जे यूनिट वेक्टर के साथ लगा हुआ है, तो यह है ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। इसको कहते हैं एडमिटेंस एडमिटेंस इसको कहते हैं जी फॉर कंडक्टेंस, इसको कहते हैं कंडक्टेंस। और बी को कहते हैं ससेप्टेंस। ठीक है। तो ससेप्टेंस और एडमिटेंस का जो इकाई होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है। ससेप्टेंस का इकाई होता है सीमेंस और एडमिटेंस का भी इकाई होता है सीमेंस। ओम है प्रतिरोध का इकाई, यानी रेसिस्टेंस का इकाई है। हेनरी इंडक्टेंस का इकाई है। फैराड कैपेसिटेंस का इकाई है। ठीक है। तो इस तरह से हो गया कि ससेप्टेंस का इकाई को हम सीमेंस कहते हैं। ससेप्टेंस से हमको पता चलता है कि एक एसी सर्किट में करंट कितना आसानी से फ्लो होता है। ठीक है। उसी को हम ससेप्टेंस कहते हैं। एसी सर्किट में करंट कितना आसानी से फ्लो हो सकता है, इसी को हम लोग ससेप्टेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। एसी पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस के एसी समानांतर सर्किट में प्रेरकत्व का प्रतिगामी, यानी एसी पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस के उल्टा क्या होता है। तो इंडक्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस
इंडक्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, सोखता नहीं पढ़ेंगे, इसको रोकता पढ़ेंगे, यहाँ ये नहीं होगा। ठीक है, करंट के फ्लो को रोकता है। और ससेप्टेंस से क्या होता है, ससेप्टेंस करंट के फ्लो को बढ़ाता है, करंट के फ्लो को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए एक एसी पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस के उल्टा हो जाएगा आपका ससेप्टेंस। अगला प्रश्न है, फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में शक्ति की गणना करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सूत्र क्या है। पावर बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, या फिर पावर बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, या फिर पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, ये तीन जो फार्मूला है सभी पावर का ही फार्मूला है। अब देख लीजिए ये कौन सा मैच करंट इनटू वोल्टेज के साथ मैच कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब यह है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, यानी सर्किट में क्या है, सिर्फ रेजिस्टिव पार्ट है। ठीक है, सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो कह रहा है कि पावर फैक्टर इसका क्या होगा। पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर cos फाई बराबर होता है, इसको cos फाई बराबर होता है Z अपॉन R। ठीक है, और चूंकि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा है तो Z बराबर हम लोग जानते हैं, Z बराबर, Z को हम इम्पेडेंस भी कहते हैं, Z बराबर होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चूंकि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव की बात कर रहा है, मतलब एक्सएल और एक्सी के वैल्यू 0 है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा, R, यानी cos फाई की वैल्यू कितना हो रहा है, R अपॉन R। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स R अपॉन R। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 1, यानी सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी, यूनिटी यानी 1। अगला प्रश्न है, किसी ज्वाइंट को टाँका लगाने के लिए किस संबंध सामग्री का उपयोग किया जाता है। कहता है विच बॉन्डिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ए ज्वाइंट। एक है सोल्डरिंग हम कर रहे हैं किसी तो मटेरियल के बीच में, तो यहाँ पे हम बॉन्डिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या करता है, यहाँ पर ऑक्साइड लेयर्स जमा हो जाते हैं, उसको ये हटा देता है, और जो सोल्डरिंग मटेरियल है उसको आसानी से फैलने में मदद करता है, इसलिए हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं एज ए बॉन्डिंग मटेरियल के रूप में। अगला प्रश्न है, हाउ इज द सोल्डरिंग मेथड यूज्ड फॉर जॉइनिंग लार्ज मेटल कॉर्ड। कहता है कि टाँका लगाने की विधि का उपयोग बड़े धातु में शामिल होने के लिए कैसे किया जाता है। तो बड़े धातु को टाँका लगाने के लिए जो विधि होता है उसको कहते हैं ब्रेजिंग। ठीक है, हॉट सोल्डरिंग कोई टर्म नहीं है, सॉफ्ट सोल्डरिंग भी कोई टर्म नहीं है। वेल्डिंग में क्या होता है कि जिस धातु को आप जोड़ रहे होते हैं
वो धातु भी पिघल जाता है। ठीक है, तो ब्रेजिंग और सोल्डिंग में अंतर यही है। वेल्डिंग आप करेंगे तो दोनों धातु आप जो जिस धातु को आप वेल्डिंग कर रहे हो ना, दोनों धातु आपस में पिघल करके वेल्ड होगा। लेकिन ब्रेजिंग के केस में क्या होता है कि दोनों धातु आपस में पिघलता नहीं है, सिर्फ बीच में जॉइंट बन जाता है तीसरी धातु का। ठीक है, यहाँ है ब्रेजिंग बीच में किया तो ये ब्रेजिंग है। ब्रेजिंग में यही समझिए कि सिर्फ ये धातु ए है और धातु बी है तो दोनों पिघला नहीं है। और इसमें क्या है, सोल्ड वेल्डिंग में बेस धातु यानी दोनों जो धातु ए और बी है दोनों पिघल जाता है। बेस धातु मेल्ट होता है, मेल्ट यानी पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के प्रकार का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर दिखाया गया है, इसमें 3 टर्मिनल है, एक्स टर्मिनल, वाई टर्मिनल और जेड टर्मिनल। वाई टर्मिनल के साथ क्या है, एक वाइपर लगा हुआ है और ब्लैक कलर का एक कार्बन का पट्टी है। ठीक है, तो वाइपर को एडजस्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि इसके वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं, यानी घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यदि x और y के बीच में आप कनेक्शन करेंगे तो ये पूरा काउंट होगा, और यदि x और y के बीच में कनेक्शन करेंगे तो यहीं तक सिर्फ काउंट होगा। और यदि इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो इतना ही रेजिस्टेंस हमारा काउंट होगा। ठीक है, यानी क्या है, एक वेरिएबल रजिस्टर है। और चूंकि ये वाइपर चल रहा है कार्बन की पट्टी पे, इसलिए है कार्बन टाइप वेरिएबल रजिस्टर। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ 100 ओम रजिस्टर। कहता है कि 100 ओम रजिस्टर का कलर कोड क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कलर कोड रजिस्टर से रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था, R बराबर होता था AB इंटू 10 का पावर C प्लस माइनस टॉलरेंस। ठीक है, और कलर्स कौन कौन हुआ करते थे, कलर हुआ करते थे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, बेबी रेड, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, यही था ना। ब्लैक का कोड हुआ करता था 0, ब्लैक का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और वाइट का 9। तो आपका जो पहला 2 बैंड होता था कलर कोडेड रजिस्टर का, वो था सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट यानी वो डिजिट्स ज्यों का त्यों आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 100 ओम है। ठीक है, तो 100 ओम को कैसे लिखा गया इस फॉर्म में, 10 इंटू 10 का पावर C प्लस माइनस टॉलरेंस, यही ना लिखा हुआ है। तो देखिए 10 पहला 2 डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, ज्यों का त्यों आया है, यानी पहला बैंड क्या होगा आपका, ब्राउन होगा। ठीक है, ब्राउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, 0 के लिए कौन सा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, दूसरा बैंड आपका ब्लैक हो जाएगा। और फिर क्या है, 100 है, यानी 10 का पावर 10 आना चाहिए। 10 का पावर क्या आए कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाए, यानी 10 का पावर 1 होना चाहिए। तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, ब्राउन का कोड 1 है, यानी 10, यानी इसको कितना और लिखा जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर 1 प्लस माइनस टॉलरेंस। अब इसको आप सोल्व कीजिए, देखिए 100 आता है ना, तो कलर कोडेड कौन सा हो जाएगा, ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। और चूंकि टॉलरेंस यहाँ किसी भी प्रकार का है नहीं, तो टॉलरेंस यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये तीसरा ऑप्शन में है, ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि का परिणाम क्या है।
स्टूडेंट्स, जब ट्रांसफॉर्मर और मोटर के आयरन कोर को बार बार मैग्नेटाइज किया जाए, मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज किया जाए तो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और यह हिस्टैरिसीस लॉस हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, जिससे कि ऊर्जा की हानि होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस। मतलब आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के कारण हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और यह लॉस हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। हीट के फॉर्म में क्या निकल रहा है? ऊर्जा निकल रहा है, यानी ऊर्जा की हानि हो रही है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब A4 है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिमर कैपेसिटर? ट्रिमर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फाइन ट्यूनिंग के लिए। जहाँ पे हमको फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे ट्रिमर कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रृंखला में जुड़े दो प्रेरक 10H और 15H के कुल अधिष्ठापन मूल्य का पता लगाएं। फाइंड द टोटल इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ टू इंडक्टर्स 10H एंड 15H कनेक्टेड इन सीरीज। दोस्तों, जब इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है तो L इक्विवेलेंट आपका सिंपल हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। देखिए यहाँ दो इंडक्टर आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगा 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25H, जो कि डी ऑप्शन में है, तो इसलिए डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर? कहता है कि एक चालक के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के संचलन का नाम क्या है? तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डी ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है, विच बैटरी इज यूज्ड फॉर सेलुलर फोन्स? कहता है सेलुलर फोन्स में कौन सा बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही जवाब है लिथियम आयन बैटरीज का। अगला प्रश्न है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अल्कालाइन मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरीज? क्षारीय मैग्नीज डाइऑक्साइड बैटरी में के नकारात्मक टर्मिनल के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है जिंक का। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज? कहता है श्रृंखला में जुड़े 6 1.5 वोल्ट सेल का कुल वोल्टेज क्या होगा? तो बैटरी श्रृंखला में जुड़े हुए हों तो टोटल वोल्टेज V इक्विवेलेंट हो जाता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट का कितना लगा हुआ है? 6 लगा हुआ है, यानी 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? V इक्विवेलेंट हो जाएगा 9 वोल्ट, जो कि 3 ऑप्शन में है, इसलिए 9 वोल्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच कंपोनेंट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कौन सा घटक है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करता है? तो इसका सही जवाब है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एक वोल्टेज उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इंडक्टर। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, टोटल वैल्यू ऑफ इंडक्टर्स 20H एंड 35H आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए L इक्विवेलेंट पूछ रहा है कि 20H प्लस 35H यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा? तो सीरीज में क्या है? सीधा अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 55H, जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ
फॉर साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? तो साइनोसॉइडल एसी का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11, ठीक है। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं के एफ से। के एफ बराबर होता है आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू, इन दोनों के रेशियो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। फॉर्म फैक्टर से हमको पता चलता है कि हमारा जो साइन वेव बना है, ये जो ग्राफ बना है, कितना परफेक्ट ग्राफ बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एट विच टेम्परेचर 60 to 40 सोल्डर स्टार्ट्स मेल्टिंग। कहता है किस तापमान पर 60 to 40 सोल्डर पिघलना शुरू हो जाता है। तो देखिए सोल्डर आपका बना होता है, सोल्डर बना हुआ किस धातु का होता है? टेन और लीड का होता है, एसएन एंड पीबी का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये पिघलना शुरू हो जाता है तो लगभग 180 डिग्री के आसपास से, और 180 से लेके 190 डिग्री के आसपास में अच्छे से पिघल जाता है। देखिए कोई ऑप्शन में इस रेंज का कौन सा है? ये 200 डिग्री सेल्सियस के रेंज में है, ठीक है। इसलिए 200 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विच स्टेप इज इम्पोर्टेंट फॉर सोल्डरिंग ए ज्वाइंट। कहता है कि एक ज्वाइंट टाका लगाने के लिए कौन सा कदम महत्वपूर्ण है? हीटिंग ऑफ ज्वाइंट, कूलिंग ऑफ ज्वाइंट, टेस्टिंग ऑफ द ज्वाइंट और क्लीनिंग ऑफ द ज्वाइंट। देखिए ये सभी प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, लेकिन यदि ज्वाइंट करने से पहले यदि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो ज्वाइंट आसानी से खुल जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है आपका क्लीनिंग ऑफ द ज्वाइंट। अगला प्रश्न है, टाका लगाने वाले लोग लोहे का उपयोग करके एक गुणवत्ता वाले सोल्डर ज्वाइंट बनाने के लिए कितना समय आवश्यक होता है? कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक क्वालिटी सोल्डर्ड ज्वाइंट यूजिंग सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन को सोल्डर पे गर्म करने के लिए 3 से 7 सेकंड का समय देना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन में है, जो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक कॉइल में करंट बदलने के प्रभाव का क्या नाम है? पास के कॉइल में ईएमएफ प्रेरित करता है। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन नियर बाई कॉइल। देखिए एक कॉइल है, इसमें भी करंट बह रहा है, तो दूसरा एक कॉइल है इसके नज़दीक में रखा हुआ, इसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? ये L1 कॉइल है, ये L2 कॉइल है, इसमें करंट आई बह रहा है, तो इसमें करंट बहने के कारण इसके बगल वाले करंट में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, तो उसको कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो व्हेन 6 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो रेट फॉर 2 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन। कहता है जब 2 सेकंड की अवधि के लिए 6 कूलम आवेश प्रवाह दर होती है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? हम लोग करंट बराबर जानते हैं Q बाई टी होता है, यानी चार्ज बाई टाइम होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना दिया हुआ है? 6 कूलम, और टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर करंट हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है, इसलिए ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड। कहता है रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता। चालकता का अंग्रेजी क्या होता है? कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ मटेरियल हैज मैक्सिमम एनर्जी गैप। कहता है किस प्रकार की सामग्री में अधिकतम ऊर्जा अंतराल होता है? तो हम जानते हैं कि एक होता है कंडक्शन बैंड, और फिर होता है फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप, और उसके बाद होता है बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड VB, FB और CB। तो FB और VB के बीच में मैक्सिमम ऊर्जा अंतराल किस में होता है? वो होता है इंसुलेटर्स के केस में। और प्रश्न आपसे यही पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल है मैक्सिमम एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप सबसे अधिक होता है किसमें? इंसुलेटर्स में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। कहता है कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल का मूलभूत गुण क्या है, ठीक है। तो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, मतलब इस पर जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आसानी से करंट इसके थ्रू पास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, टू रजिस्टर 8 ओम आर ज्वाइंट इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सेटअप। कहता है 2 रजिस्टर है जो कि
पैरेलल में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये ए और बी दो टर्मिनल है और ये 8 ओम का रजिस्टर है, ये भी 8 ओम का रजिस्टर है, दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो कहता है कि आर ए बी क्या होगा। इसका निकालने का फॉर्मूला है 1 बाई आर ए बी हो जाएगा आपका 1 बाई आर ए बी बराबर हो जाएगा 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 8। इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 2 बाई 8 और उल्टा करेंगे आर ए बी लिखेंगे तो हो जाएगा कितना 8 बाई 2 इज इक्वल टू 4 ओम, जो कि तीसरे ऑप्शन में है, यानी ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन ए नेटवर्क इज इक्वल टू। कहता है किसी नेटवर्क में किसी बंद पथ के चारों ओर वोल्टेज के बीच गणितीय योग किसके बराबर होता है, तो वो 0 के बराबर होता है। समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस ए क्लोज लूप बराबर कितना होता है 0 होता है, यानी जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इसमें एक R1 लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और इसके साथ एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेट वोल्टेज सर्किट में क्या होगा 0 होगा। क्लोज्ड पाथ में नेट वोल्टेज कितना होगा 0 होगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन किरचॉफ करंट लॉ। कहता है किरचॉफ करंट लॉ के आधार पे कौन सा स्टेटमेंट है। करंट लॉ कहता है कि किसी जंक्शन पे आने वाले करंट और जाने वाले करंट का योग बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे आने वाला करंट I1 है और जाने वाला करंट I2 और I3 है। ठीक है, ये जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन है, जंक्शन पे I1 करंट आ रहा है और I2 और I3 करंट जा रहा है। तो I1 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I3 और इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे है चार्ज कैन बी एक्यूमुलेटेड एट द नोड, नहीं चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट नोड, नहीं एनर्जी स्टोर्ड एट द नोड, नहीं डिपेंडेंट सर्किट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब है चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट द नोड और जंक्शन। नोड या जंक्शन एक ही बात है, यानी जितना चार्ज इस जंक्शन पे आया उतना ही चार्ज यहाँ से चला गया, इसलिए ये A2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कंडक्टिव मेटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन ऑप्शन में कह रहा है कि सबसे अधिक कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है सिल्वर। सिल्वर सबसे अधिक कंडक्टिव मटेरियल है। अगला प्रश्न है विच अमंग ऑफ दिस इज नॉट एन इंसुलेटर। कहता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक इंसुलेटर नहीं है। तो इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसके जरिए करंट का प्रवाह नहीं हो, यानी कुचालक। कुचालक कौन सा है, तो देखिए सिल्वर एक चालक है, यानी यही ये सुचालक है, बाकी सभी क्या है कुचालक है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फर्स्ट टू कलर्स इन रजिस्टर कलर कोडिंग। कहता है कि रजिस्टर का कलर कोडिंग है, एक रजिस्टर है मान लिया जाइए। ठीक है, ये कलर कोडेड रजिस्टर है। तो कहता है कि पहला 2 कलर जो है वो क्या बताता है। पहला 2 कलर आपका क्या है, वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, यानी मान के पहले 2 अंक हैं, यानी ये बिल्कुल सही जवाब है। पहला 2 रंग क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट है। तीसरा आपका मल्टीप्लायर है, और चौथा आपका क्या है टॉलरेंस बैंड है, यानी पहला 2 बैंड आएगा। अब यहाँ गिनती 1 2 3 4, तो पहला 2 बैंड जो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट डिजिट है, तीसरा मल्टीप्लायर है, चौथा टॉलरेंस बैंड है।
अगला प्रश्न है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मल्टीमीटर मेजर्स, कहता है कि मल्टीमीटर कौन सी विद्युतीय मात्रा को मापता है। तो एक मल्टीमीटर एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट और डीसी करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को माप सकता है, जो कि चौथे ऑप्शन में है, वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हाउ मेनी एलसीडी सेगमेंट्स आर देयर इन ए डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले डिवाइस, कहता है डिजिटल मल्टीमीटर डिस्प्ले डिवाइस में कितने एलसीडी सेगमेंट होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7। कैसे होता है, देखिए ए, फिर ये बी होता है, और फिर ये सी होता है, फिर ये डी होता है, फिर ये ई होता है, फिर ये एफ होता है, और फिर ये जी होता है। यदि सभी ग्लो कर रहा है तब ये 8 लिखेगा, 8 लिखेगा यदि सभी ग्लो कर रहा है तब, और यदि सिर्फ जी को छोड़ के सभी ऑफ है तो 0 लिखेगा, ठीक है। और 9 लिखना हो तो ई को ऑफ कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका एलसीडी में जो सेगमेंट्स होते हैं वो टोटल 7 सेगमेंट्स होते हैं। कितने, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ और जी, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अगला प्रश्न है विच मेटल एलॉय इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग, कहता है सोल्डरिंग के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है टीन और लेड का, ठीक है, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेटल यूज्ड फॉर सोल्डरिंग आयरन बिट, कहता है सोल्डरिंग आयरन बिट के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन जो होता है आपका, सोल्डरिंग आयरन में क्या होता है, इधर हैंडल लगा होता है, इधर हैंडल होता है, इधर सोल्डरिंग बिट लगा हुआ होता है, इधर वायर से इसको कनेक्शन किए होते हैं, वायरिंग है, ठीक है, वायर है ये। और ये सोल्डर बिट आपका बना हुआ होता है कॉपर का, और इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा होता है आयरन का, लेयर होता है प्लेटिंग किया होता है उस पर आयरन का, आयरन प्लेटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर क्या है कि जल्दी घिस जाता है और आयरन जल्दी नहीं घिसता है। तो यदि जब बार बार आप सोल्डरिंग करेंगे तो क्या होगा कि कॉपर घिस जाएगा, तो कॉपर को घिसने से बचाने के लिए हम आयरन प्लेटिंग करते हैं। और कॉपर का आयरन प्लेट इसलिए बनाते हैं क्योंकि कॉपर जो है उष्मा का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए A4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग, कहता है सोल्डरिंग में फ्लक्स का उद्देश्य क्या है। तो फ्लक्स क्या करता है कि सोल्डर को फैलने में मदद करता है, एक है फैलने में मदद करता है, फैलने में मदद करता है, दूसरा क्या करता है, ये दूसरा की ऑक्साइड फॉर्मेशन से रोकता है, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है, इसलिए इसका क्या जवाब हो जाएगा, प्रिवेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन। अगला प्रश्न है हाउ मेनी वाट्स ऑफ 1 हॉर्स पावर इन ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब है 746 वाट। ब्रिटिश सिस्टम में 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, 1 HP होता है, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में। मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में HP में 736 वाट होता है, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम। अगला प्रश्न है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट, कहता है हीट का SI मात्रक क्या है। तो हीट का SI मात्रक है जूल, जो कि दूसरे ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कहता है पानी का क्वथनांक कितना है। तो पानी कितना डिग्री पे बॉयल करता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है। तो करंट है का यूनिट है एम्पियर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी कंडक्टर, कहता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या कहते हैं। तो उसको हम धारा कहते हैं।
अगला प्रश्न है विच इज ए वेरी गुड कंडक्टर, इनमें से कौन सा है जो कि बहुत बढ़िया कंडक्टर है। तो इन चारों ऑप्शन में कॉपर एक ऐसा धातु है जो कि बहुत बढ़िया कंडक्टर है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, कहता है इस टूल का नाम क्या है। तो इस टूल को हम लोग कहते हैं ट्राई स्क्वायर। ठीक है, ये एंगल चेक करने के लिए या 90 डिग्री सेट करने के लिए आप प्लेन सरफेस चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये टूल क्या है, ये एक बॉल पिन हैमर है। ठीक है, इस टूल का नाम बॉल पिन हैमर है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, उपकरण का नाम पहचानिए। देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है एक कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह दिख रहा है, कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह दिख रहा है, लेकिन इन ऑप्शन में कोई भी कॉम्बिनेशन प्लायर का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में कटिंग प्लायर दिखा रहा है और इसे हम काटने का भी काम करते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये कटिंग प्लायर है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, उपकरण का नाम पहचानिए। देखिए ये लकड़ी का है बना हुआ, तो ये इसको लकड़ी का हथौड़ा इंग्लिश में मैलेट कहते हैं। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, देखिए यहाँ पर टूल है, ये एक तरफ से खुला हुआ है, इधर से भी इसका मुंह खुला हुआ है, इसको कहते हैं ओपन एंड स्पैनर, स्पैनर। ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है विच डायमेंशन करेक्टली मार्क्ड इन द सर्किल एज पर स्टैंडर्ड, कहता है मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित किया गया है। देखिए यहाँ पे डायमीटर के लिए तो इस्तेमाल 5 किया गया है, 50 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है एरो दोनों तरफ दिया गया है, डायमीटर लाइन के साथ ही दिया गया, जो कि गलत है। यहाँ पर डायमीटर दिखाया है, लेकिन क्या है एरो दोनों साइड से लगाया है, इसलिए ये भी गलत है। इसमें भी वही किया गया है, इसलिए ये गलत है। इसमें देखिए डायमीटर को सेंटर, एरो हेड सेंटर की तरफ दिखाया है और एक ही साइड से दिखाया है, इसलिए बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स 51 से जो प्रश्न स्टार्ट होता है सभी इंप्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एटिकेट, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो इसका सही जवाब है वन शुड ड्रेस फॉर्मली। बाकी 3 ऑप्शन इसलिए गलत है कि वन शुड नॉट बी पंक्चुअल टू वर्क, यानी काम के समय का पाबंद होना ही चाहिए, ये गलत है, यहाँ लिखा है नहीं होना चाहिए। ठीक है, वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, मोबाइल में रिंगटोन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे पास में बैठे हुए लोगों को ऑड फील हो, इसलिए ये भी गलत है। वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, कहता है कि अपने काम के स्थान को गंदा कर देना चाहिए, ये भी गलत है। ये तीनों एक अच्छा ऑफिस का शिष्टाचार नहीं है। अगला प्रश्न है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड, कहता है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। तो जैसे देखिए एक शब्द है सन, SUN, और एक शब्द है SON, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सन ही होता है। ठीक है, पर दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं होमोफोन, होमोफोन साउंड। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है पर मीनिंग अलग अलग है। अगला प्रश्न है कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। इन 4 ऑप्शंस में क्या है डेडिकेशन, यदि निष्ठा होगी तो आप अंग्रेजी आराम से सीख सकते हैं। डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। अगला प्रश्न है विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कहता है कि सेंटेंस है इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, ये प्रश्नवाचक टाइप का क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ठीक है, कहता है कि यहाँ पर कोई साइट इंजीनियर है क्या, इसके लिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, ठीक है, कहता है कैपिटल लेटर आप कब लिखते हैं। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत आप करते हैं कैपिटल लेटर आप कब लिखते हैं, कैपिटल लेटर आप लिखते हैं उस समय जब सेंटेंस की शुरुआत हो, सेंटेंस की शुरुआत हो।
शुरुआत हो, ठीक है। दूसरा आप कब लिखते हैं, जब नेम ऑफ पर्सन हो, ठीक है। तीसरा नेम ऑफ प्लेस के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। देखिए यहाँ ईट है, रिपेयर है, हॉट है, सूप है, ठीक है। तो इसमें हॉट जो शब्द है एक वर्णनात्मक शब्द है जो कि किसी लिक्विड का स्थिति को बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है when someone says thank you we should reply and say, जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए वेलकम, आपका स्वागत है, ठीक है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, ऐसा हमको रिप्लाई देना चाहिए। अगला प्रश्न है चूज द ऑड वर्ड, कहता है कि इनमें से ऑड वर्ड को चुनिए। एक है प्लीज, सॉरी, पेपर और थैंक्स। ये क्या है, ये भावनात्मक शब्द हैं ये तीनों, ठीक है। पर पेपर एक वस्तु का नाम है, इसलिए तीसरा ऑप्शन अलग है। अगला प्रश्न है आई एम ए वेल्डर आई वर्क विथ वेल्डिंग टूल्स। ये इंग्लिश समझने वाला प्रश्न है, जो बच्चे समझेंगे वो उसको लिखेंगे। अगला प्रश्न है टुडेज वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का द वर्ड व्हेन डिनोट्स, व्हेन क्या बताता है, व्हेन बताता है समय को, ठीक है। इसलिए डी इसका सही जवाब है। राहुल एंजॉयज विथ हिज पेट डॉग, तो इसमें क्या होगा, राहुल एंजॉयज प्लेइंग विथ हिज पेट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मजा आता है। अगला प्रश्न है हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, मोटिवेशन, वैल्यू etc इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने की ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को हम लोग कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अगला प्रश्न है खाली स्थान आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज ए पर्सन दैट हेल्प्स यू टू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर, ठीक है। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से पढ़ने में मदद कर सकते हैं उसको कहते हैं पर्सनल स्ट्रेंथ, ठीक है। व्यक्तिगत ताकत, व्यक्तिगत ताकत वो एबिलिटी है और क्वालिटी है जो कि व्यक्ति को अपने जीवन और करियर में बढ़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है पर जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरियां वैसा गुण होता है जो कि नकारात्मक होता है, उसको उस पर काम करके उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण क्या है। तो इसका सही जवाब है बीइंग लेजी, आलसी होना एक व्यक्तिगत कमजोरी है। अगला प्रश्न है गोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, किस कौन कौन से गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। जैसे कि आपको हवाई जहाज में यात्रा करना है, ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, पहले पढ़ाई करें। अगला प्रश्न है व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। तनाव है फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और निराशा की भावना को हम लोग तनाव कहते हैं। Which of these is a sign of good stress, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है।
यह आपको अपने लक्ष्यों को पीछा करने से रोकता है। ये अच्छा स्ट्रेस नहीं है, बैड स्ट्रेस है। इट मेक्स यू डाउट योरसेल्फ, यह आपको खुद पर शक करता है। डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन, लॉस ऑफ स्लीप, लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती है। ये बैड स्ट्रेस है। मेक यू फिजिकली इल और कॉज पेन, ये भी क्या है, एक बैड स्ट्रेस है। अच्छा तनाव क्या है कि आपको हमेशा शक के दायरे में रखता है ताकि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें, ये एक अच्छा तनाव है। इट मेक्स यू डाउट योरसेल्फ, ये गुड स्ट्रेस है। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, यह स्ट्रेस बस्टर नहीं है। गोइंग टू बेड ऑन टाइम, लिसनिंग टू म्यूजिक, गार्डनिंग, ठीक है। इसमें कह रहा है आपके अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है, ठीक है। इसलिए ए इसका सही जवाब है। आप सो जाएंगे तो तनाव कम हो जाएगा, गाना सुनेंगे तो तनाव कम हो जाएगा, गार्डनिंग करेंगे तो भी आपका तनाव कम हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज माइंडफुलनेस? कहता है माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। इट इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु आर फुल ऑफ थॉट्स, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस? तनाव के बारे में सही निम्नलिखित में से कौन सी है? स्ट्रेस कैन बी मैनेज, हाँ ये हो सकता है। स्ट्रेस कैन नॉट बी कंट्रोल, ये गलत है। स्ट्रेस कंट्रोल हो सकता है। स्ट्रेस कैन नॉट बी डिक्रीज, ये भी गलत है, एक भी कम किया जा सकता है। ऑल द अबव, ये दो गलत है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में क्या है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? किसी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। हमें एक साधारण समस्या का हल करने के लिए एक कोर्स करने की आवश्यकता है। किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। सत्य विवरण है, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्याओं को सुलझाने में आप उतने बेहतर होंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस शुड बी कंसिडर्ड बाय डिसीजन मेकिंग? निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है रूल्स ऑफ योर कम्युनिटी। अपने कम्युनिटी के बारे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले आपको सोचना चाहिए। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT? SWOT का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, जो कि चौथे ऑप्शन में है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। SWOT एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं। आपका लाइक सब्सक्राइब ही वीडियो लाने का मोटिवेशन है। धन्यवाद।